तो इस वजह से आज हम अपने घर में रहकर भी अलग अलग लोगों से अलग अलग विषयों पर चर्चा कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है मेरा, रोल ऑफ योगा प्रैक्टिस इन बैक पेन। नेक्स्ट बात करते हैं एम। क्या एम है इस टॉपिक का मेरा? कोरोना के बाद दिन प्रतिदिन कमर दर्द की समस्या बढ़ती जा रही है। हर वर्ग के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। सामान्यतः 80% लोग कमर दर्द से पीड़ित रहते हैं। जीवन में कहीं ना कहीं उनको कभी ना कभी बैक पेन होता है। इसका जो कारण है वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लक्षण बहुत सारे हो सकते हैं। क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्वस्थ स्पाइन का होना अत्यंत आवश्यक है। योग के कई आसन प्राणायाम आदि ऐसे हैं जो हमें योगाभ्यास करते हैं तो हमारी स्पाइन को प्रभाव करते हैं और हमें स्वस्थ बनाते हैं। इस तरह से मैंने अपने सराउंडिंग बहुत सारे लोगों को देखा जो बैक पेन से पीड़ित थे, प्रॉब्लम में थे। जब मैंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया, मास्टर स्टार्ट किया, तब देखा कुछ लोगों पर मैंने अपना आसनों का अभ्यास अप्लाई करना चालू किया तो उन्हें बहुत रिलीफ हुआ, उनका बैक पेन ठीक होने लगा। तो आज भी जो टॉपिक है उसे हम सारी चीजें कवर करेंगे, सिम्टम्स, लक्षण, सब चीजों को हम देखेंगे। तो जो एम है समझना कि कैसे योगा अभ्यास बैक पेन को ठीक कर सकता है। जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारे हैं उसमें हम स्पाइन को समझेंगे, बैक पेन को समझेंगे, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होना चाहिए, क्या योगा थेरेपी हो सकती है, क्या डाइट हो सकता है, साथ में इनके सारी चीजों को हम डीपली समझेंगे। धीरे धीरे कारणों को और लक्षणों के साथ उसको रोकथाम का उपचार भी समझेंगे कि कैसे इसको हम रोक सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्पाइन। यदि हम स्पाइन की बात करें तो एक वास्ट है, जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, वर्टिब्रास है, डिस्क है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, बहुत सारी नर्व्स वहां पे कनेक्टेड होती हैं। लेकिन यदि हम शॉर्ट में समझे तो बैक पेन आता कहाँ से है, यानी कहाँ से वो कनेक्टेड है, तो स्पाइन का जो लंबर वाला पार्ट है वहां से बैक पेन का शुरुआत होता है, कमर दर्द का शुरुआत होता है। तो योगाभ्यास जो है वो हमारी मसल्स को रिलैक्स करता है, तनाव रहित बनाता है। तो बैक पेन लंबर वाले पार्ट में होता है, ये सभी को पता है। यदि हम स्पाइन को देखें तो उसके चार पार्ट है, सर्वाइकल, थोरैक्स, लंबर, सैक्रम। उसके अंदर एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा के ऊपर रहती है, एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी रहती है, लेकिन उसके बीच में डिस्क होती है। वो डिस्क का प्रॉब्लम भी कमर दर्द का कारण बन सकता है। इस तरह से हम देखते हैं स्पाइन में सर्वाइकल पेन हो सकता है, थोरैक्स पेन हो सकता है, लंबर पेन हो सकता है, या टेलबोन में दर्द हो सकता है। तो स्पाइन को स्वस्थ रखना हमारी पहली प्रायोरिटी है। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्चर्स। कौन कौन से पोस्चर्स हैं जो हमारी स्पाइन में होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल स्पाइन की। हमारे स्पाइन में नेचुरली तीन कर्व हैं जो एस, अंग्रेजी के अक्षर एक एस से मिलते जुलते हैं। उसमें तीन कर्व होते हैं और ये कर्व हमें स्पाइन को चोट बचाने से मदद करता है। ये शॉक ऑब्जर्व का काम करते हैं हमारी स्पाइन के लिए ये कर्व। यदि इस कर्व में चेंजेस आता है, यदि किसी का लंबर स्कोलियोसिस हो सकता है, किसी को डोर्सल स्कोलियोसिस हो सकता है, किसी को काइफोसिस हो सकता है, किसी को लॉर्डोसिस हो सकता है, किसी का फ्लैट बैक हो सकता है, यानी कोई कर्व नहीं रहता है, सिर्फ स्पाइन उसका स्ट्रेट हो जाता है। तो ये अलग अलग जो कर्व होते हैं वो हमारी स्पाइन को प्रॉब्लम लेकर आते हैं, दर्द लेकर आते हैं, हमें स्पाइन में दर्द होने लगता है, कमर दर्द का कंप्लेन होने लगता है। तो इस तरह से ये भी एक कारण है हमारे कमर दर्द का। अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा इफेक्ट लंबर एरिया क्यों पड़ता है, क्या कारण है कि लंबर एरिया में सबसे ज्यादा पेन होता है। आपको थोरैक्स में आप इतना फील नहीं करते होंगे, लेकिन लंबर एरिया मोस्ट अफेक्टेड होता है। क्योंकि लंबर एरिया, जो लंबर स्पाइन है, ये हमारे ऊपरी शरीर का बाहर ध्यान करती है, सहन करती है और उसका आधार बनती है। मतलब जो ऊपरी शरीर का वजन है वो लंबर एरिया पर इफेक्ट करता है, उस पूरे शरीर का वजन लंबर स्पाइन पर होता है। जितने भी हम डेली एक्टिविटी करते हैं, जैसे उठना, बैठना, झुकना, मुड़ना,
ये सारा हमारे लंबर एरिया से होता है, इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा तनाव खिंचाव होता है, उस वजह से वहां पर पेन डेवलप होता है। साथ ही साथ कुछ मसल्स का ओवर यूज होता है, कोई मसल्स नो का यूज नहीं करते हैं, ये भी एक कारण है लंबर एरिया में पेन होने का। उसके साथ पोस्चर, आपके पोस्चर यदि गलत है, यानी आपका सिटिंग स्टैंडिंग पोजीशन आपका ठीक नहीं है, तो भी लंबर एरिया पर इसका इफेक्ट होता है। कोर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, यानी आपकी कोर मसल्स वीक है, आपका कोर एरिया वीक है, आपका पेल्विक एरिया वहां की मसल्स वीक है, तो भी आपका लंबर एरिया पर इसका प्रभाव पड़ेगा। हम महिलाओं का प्रेगनेंसी के बाद जनरली बैक पेन स्टार्ट होता है। उसका जो मेन कारण है, प्रेगनेंसी के टाइम पर जो पेल्विक पर वजन होता है, भार होता है, वो धीरे धीरे जब रिड्यूस होता है तो वो बैक पेन लेकर आता है। तो लंबर एरिया इसलिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है बैक पेन के कारण, मतलब जो हमने कारण समझे उसकी वजह से हमें बैक पेन होता है। अब हम बात करते हैं बैक पेन और उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हमें करना चाहिए। तो रीढ़ की हड्डी के जो निचले हिस्से है, जिसमें जब फिजिकल डिस्कम्फर्ट होता है तो वो बैक पेन कहलाता है। दर्द की तीव्रता हल्की से क्रोनिक तक हो सकती है, यानी दर्द हल्का भी हो सकता है, अति भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि कितना पुराना दर्द है। सामान्यतः 80% यदि हमने देखते हैं तो सामान्य कमर दर्द का कोई कारण नहीं, विशेष कारण नहीं पता होता है। उसका कोई रिसर्च, जितना भी रिसर्च हुआ उसमें भी कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है। सिर्फ हम लक्षणों और कारणों को देखकर हम समझ सकते हैं कि उसको बैक पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि बैक पेन बहुत कॉमन हो चुका है, लंबे समय तक हमें बैठने की आदत हो गई है, वो भी एक कारण है हमारे बैक पेन का। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। यदि कोई पेशेंट हमारे पास आता है या हमें खुद को यदि बैक पेन है तो हम क्या सिम्टम्स देखेंगे। तो सबसे पहले आपके सेंट्रल पार्ट, जो स्पाइन का जो सेंट्रल है, टेल बोन वाला पार्ट है, वहां पर सबसे ज्यादा पेन होगा। लोअर बैक में सोरनेस आएगी। मसल्स आपकी यदि वहां की वीक है या टाइट मसल्स हैं तो आपको लोअर पेन होगा। सेक्रोलिक जॉइंट्स में पेन होगा, यानी जहां पर आपके टेल बोन और पेल्विक वाला एरिया वहां पर मिलता है, वहां पर यदि पेन है तो ये भी बैक पेन का कारण बन सकता है। पेन कभी कभी आपके दोनों पैरों में या एक पैरों में जा सकता है, जो साइटिका का कारण बनता है आगे चलकर, वो भी एक कारण है बैक पेन का। इसके बाद काफ मसल्स में किसी किसी को बहुत ज्यादा काफ मसल्स पे पेन होता है, नी में पेन होता है, एडियो में पेन होता है, ये भी सिम्टम्स बैक पेन के कहलाते हैं। लेक ऑफ कंट्रोल, यानी आपका यूरिनरी कंट्रोल यदि कम हो गया है तो भी लंबर एरिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से वो यूरिनरी कंट्रोल का, उसका कंट्रोल कम होने लगता है और उसको बर्निंग सेंसेस होने लगते हैं। कभी कभी यदि चलते चलते वॉकिंग में उसको लिम्बिंग हो रहा है तो वो भी एक कारण हो सकता है उसके सिम्टम्स का, कि ये बैक पेन का कारण हो सकता है। यदि लंबे समय तक कोई खड़ा नहीं रह सकता है, यदि स्टैंडिंग लॉन्ग टाइम, वॉकिंग लॉन्ग टाइम, क्लाइंबिंग लॉन्ग टाइम, इस तरह से यदि पोजीशन बनती है तो ये सिम्टम्स हमें बताते हैं कि समथिंग इज गोइंग इन रॉन्ग इन लंबर एरिया। अब हम बात करते हैं कॉजेज की, कौन कौन से कारण होते हैं जो बैक पेन का कारण बन सकते हैं। तो सबसे पहले बेड, जो आप डनलप वाला बेड यूज करते हैं, वो वाला बेड आपके सबसे मेन कारण होता है बैक पेन का, क्योंकि आपकी स्पाइन पूरी तरह से उसमें अंदर चली जाती है, उसको जो स्टिफनेस होना चाहिए वो नहीं रह पाती है। तो यदि आप सॉफ्ट बेड यूज कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है बैक पेन का। रॉन्ग स्लीपिंग, स्टैंडिंग एंड सिटिंग पोजिशन। यदि हम रॉन्ग स्लीपिंग, हम इसको जब समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, रॉन्ग स्लीपिंग क्यों होता है, क्या होता है, क्योंकि सब लोग सोचते हैं सोना तो इजी है, उसमें रॉन्ग क्या हो सकता है, लेकिन हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में। यदि आप स्टैंडिंग पोजीशन में या सिटिंग पोजीशन में अपनी स्पाइन को हंच करके बैठते हैं, स्ट्रेट नहीं रखते हैं, तो भी ये कारण हो सकता है बैक पेन का। एजिंग एक बहुत बड़ा कारण है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपके अंदर डीजनरेटिव चेंजेस आने लगती है, आपकी बोन्स चेंज होने लगता है, बोन का शेप चेंज होने लगता है, वो भी एक कारण है बैक पेन का।
सिटिंग इन लॉन्ग आवर्स एंड स्टैंडिंग इन वन प्लेस, एक ही जगह पर लंबे समय तक बैठना या खड़े रहने से भी बैक पेन का कारण हो सकता है। लेक ऑफ एक्सरसाइज एंड मसल पावर, यदि आपकी मसल्स का पावर अच्छा नहीं है, मसल्स वीक है, या आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उस मसल्स को एक्टिव नहीं रखते हैं, तो भी एक कारण बन सकता है बैक पेन का। इसके अलावा स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, काइपोसिस जो हमने पहले भी देखा कि ये भी एक कारण होता है बैक पेन का। मैक्सिमम लोग हर बार फॉरवर्ड बेंडिंग करते रहते हैं, उनके काम का प्रोफेशनली ऐसा होता है कि उनको हर बार फॉरवर्ड बेंडिंग में काम करना होता है, लिफ्टिंग करना होता है, वो भी एक कारण होता है बैक पेन का। साथ ही साथ यदि आप नीचे से कोई ऑब्जेक्ट उठाते हैं, वो यदि आप रॉन्ग वे से उठाते हो, तो वो भी एक कारण होता है। जनरली हम किसी ऑब्जेक्ट को यदि जमीन से, फ्लोर से उठाने का प्रयास करते हैं, तो हम स्पाइन यानी हम लंबर स्पाइन से बैंडिंग होते हैं, जबकि हमें अपने हिप जॉइंट से बैंड होते हुए, अपने नी को बैंड करते हुए ऑब्जेक्ट को उठाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे लंबर स्पाइन पर पड़ता है। यदि हम रॉन्ग पोजीशन में लिफ्ट करते हैं, तो वो बैक पेन का कारण बनता है। साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, साइटिका हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम की वजह से भी हमें बैक पेन हो सकता है। डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपकी बैलेंस डाइट नहीं है, उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, आपकी उनकी यदि आपके अंदर डेफिनेंसी है, तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ओवरलोडेड स्ट्रेस, स्ट्रेस इज द मेन कारण ऑफ द रोग। यदि हमने सभी ने पिछले बहुत सारी स्लाइड्स में देखा है कि किस तरह से रोग हमारे अंदर आते हैं, वो हमने योग वशिष्ठ में भी पढ़ा, पतंजलि में भी पढ़ा है, ये सब चीजें होती हैं। साथ ही साथ यदि ओवरवेट है आप, यदि आपका विस्लर फैट बहुत ज्यादा है, आपके थाई और हिप्स के आसपास का फैट ज्यादा है, आपके लोअर एब्डोमेन का फैट ज्यादा है, तो वो मैक्सिमम इफेक्ट करता है आपके लंबर स्पाइन पर, जो लॉर्डोसिस का कारण बनता है। आपका फ्लैट पीछे से स्पाइन एक कर्व ले लेगा और आगे से आपका टमी आउट हो जाएगा, जो मेन कारण है आपके बैक पेन का। साथ ही साथ प्रेगनेंसी, जो हमने पिछली बार भी समझा, मेडिकेशंस, कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती है जो आगे चल के हड्डियों में चेंजेस लाती हैं, मसल्स को वीक कर देती है। ये सब कारण होते हैं हमारे बैक पेन का। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, यदि बैक पेन एक्यूट है, 3 मंथ्स के पहले पहले यदि सॉफ्ट हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यदि 3 मंथ्स से ज्यादा यदि बैक पेन चल रहा है आपका, तो क्या क्या कंडीशंस आपको हो सकती है आगे चलकर, जैसे बल्जिंग डिस्क, ऑस्टियोपोरोसिस, स्पॉन्डिलोलिटिस, हर्निएट डिस्क हो सकता है, डिस्क डिजनरेशन हो सकता है, लंबर स्पाइनल स्टोनिसिस हो सकता है, पेल्विक से रिलेटेड कोई डिजीज हो सकती है। जो कंडीशन आपकी 3 मंथ्स के बाद भी यदि आपका बैक पेन सॉल्व नहीं होता है, तो ये आगे चलकर ये कंडीशंस आप फेस कर सकते हैं। अब यदि ये कंडीशंस हैं आपके, यदि बैक पेन ठीक नहीं हुआ आपका 3 मंथ्स में, 3 मंथ्स के बिफोर बाद भी आपका बैक पेन कंटिन्यू हुआ, और इस तरह की कोई कंडीशंस आप में अंदर डेवलप हो रही, तो वो कैसे हम पता कर सकते हैं? इसके लिए आपको एक्सरे, सबसे पहले नॉर्मल एक्सरे आपको कराना पड़ेगा। कभी कभी एक्सरे से हम समझ नहीं पाते हैं कि वाकई प्रॉब्लम है या नहीं, तो हमको एडवांस जाना पड़ेगा, एमआरआई कराना पड़ेगा, सीटी स्कैन कराना पड़ेगा, ईएमजी कराना पड़ेगा, जो आपको नर्व कंप्रेशन हो, यदि आपके साइटिका वाला प्रॉब्लम हो तो समझ में आएगा। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो डिफरेंट तरह की स्पाइन से रिलेटेड डिसीज को एनालिसिस करने में हेल्प करता है। तो ये इन्वेस्टिगेशन, जब आपकी कंडीशंस 3 मंथ्स के बाद बैक पेन की हो, तब इसकी नीड होती है। यदि 3 मंथ से कम का बैक पेन है, तो हम योगा थेरेपी के द्वारा उसको ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं योगा थेरेपी की। यौगिक चिकित्सा, जो हमारे योगा का एक जो मेन बेनिफिट है, वो कारणों पे काम करती है। पहले हम कारण समझेंगे, फिर उसके सिम्टम्स समझ के फिर उसको ट्रीटमेंट देंगे। तो यौगिक चिकित्सा बैक पेन के कारणों पर काम करती है, उपचार पे काम करती है। सिर्फ हमें इसके लिए उच्च जागरूकता की, जो सबसे पहले हमारा लेक्चर था योग संबोध का, फुल ऑफ अवेयरनेस, यदि आप उच्च जागरूकता के साथ चयनित अभ्यास, चयनित क्यों लिया गया, क्योंकि हमारे योग ग्रंथ में 84 लाख आसनों का वर्णन किया गया है। उन 84 लाख आसनों में से भी हम सिर्फ 84 आसन हम कर सकते हैं।
उन 84 आसनों में भी हमारे लिए क्या बेनिफिट है, हमें करना कितना है, क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्योंकि हर आसन हर एक के लिए नहीं बना है, सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है, अपने अपनी बॉडी को, अपने अपने बॉडी को एनालिसिस करके हमें उनका अभ्यास करना चाहिए। तो हमें उच्च जागरूकता के साथ हर अभ्यास करने की जरूरत है। साथ ही साथ अब हम समझेंगे कि किस तरह से हमें योगा थेरेपी प्लान करना चाहिए। जस्ट मिनट, समथिंग रॉन्ग। अब हम बात करते हैं पंचकोशा पर। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपने पंचकोशा को ठीक नहीं कर लेंगे, जब तक हम रोगों को ठीक नहीं कर सकते। इस पर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी लेक्चर्स अभी तक हुए हैं कहीं ना कहीं इसका वर्णन जरूर हुआ है। इसलिए इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा, हम सिर्फ शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। जो 5 तरह की लेयर है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है इसको समझना। क्योंकि स्वास्थ्य की जो योगिक अवधारणा है, यानी हम योगा थेरेपी की यदि बात करते हैं, तो हमें मानव शरीर की संरचना का मालूम होना जरूरी है कि मानव शरीर किस तरह से बना है। और इसके लिए सबसे पहले हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में महर्षि वशिष्ठ ने, योग वशिष्ठ में इसका बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है कि किस तरह से हमारे पंचकोशा हमारे स्वास्थ्य को खराब करते, ठीक करते हैं। तो सबसे पहले इन पांचों स्तर पर हमें काम करना होगा, उनको एक एक कोष को हमें स्वस्थ करना होगा, यानी अन्न, प्राण, मन, ज्ञान और आनंद। ये पांचों चीज ऐसी हैं जिस पर यदि आपने काम किया तो आप स्वस्थ रहेंगे, आप निरोगी हो जाएंगे। तो इन पंच कोशा को स्वस्थ रखने के लिए हमें हर एक कोष पर काम करना होगा। वो चाहे फूड से हो, चाहे प्राणायाम से हो, चाहे मन बुद्धि से हो, चाहे ज्ञान से हो, जब जाके वो आनंद की स्टेट हमारे लिए आती है। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज। डिसीज आती कहाँ से, क्यों आई, उसका भी कारण होता है। यदि हम बात करें कि डिसीज आई क्यों, हम आए थे जब तो हम बहुत स्वस्थ थे, हम बहुत एक्टिव थे। धीरे धीरे जब हमने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया, जब हम बड़े होने लगे, जब हम बिजी रहने लगे, तब हमारे अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट होने लगते हैं। तो जो व्याधि जो आती है, जिसका मेन रूट है वो मनोमय कोष, मन से आती है, जो सभी को पता है। क्योंकि हमने बहुत सारे योग वशिष्ठ के जो लेक्चर सुने हैं, बहुत सारी जो लेक्चर सुने, उनमें बताया गया था कि डिसीज मनोमय कोष से आते हैं। तो मनोमय कोष में जब मन में लाइक और डिसलाइक आता है, जब आप कंफ्यूज होते हैं, जब आप लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, लोगों की बात आपको अच्छी नहीं लगती या आपकी बात लोगों को अच्छी नहीं लगती है, तो मन खराब होने लगता है। और वो मन धीरे धीरे खराब होते होते हुए स्ट्रेस में कन्वर्ट होता जाता है। यानी आप स्ट्रेस लेने लगते हो, अच्छा नहीं लगा तो भी स्ट्रेस, नहीं अच्छा लगा तो भी स्ट्रेस, इस तरह से आपके अंदर डेवलप होने लगते हैं। इसके साथ साथ महर्षि पतंजलि ने भी बताया गया है 13 तरह की बाधाएं उन्होंने बताई गई, इसमें से एक डिजीज भी एक बाधा है। और यही आदि आगे जाके कन्वर्ट होती है व्याधि में। यानी आपका जो मनोमय कोष में जब गड़बड़ी होती है, तो वो प्राणमय कोष के माध्यम से आपके अन्नमय कोष में आती है, यानी आपके फिजिकल बॉडी में आती है, और जो व्याधि में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से आदि से यादि होती है, और जो यादी होती है वो हमारे अंदर के ऑर्गन्स को डैमेज करती है, हमें अस्वस्थ बनाती है। अब हम बात करते हैं थेरेपी की। क्या क्या थेरेपी हमको देना चाहिए, हम यदि स्वयं यदि करें तो किस तरह की हमें प्लान करना चाहिए। प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, मन को शांत करने के लिए हमें प्रेयर से हमारी प्रैक्टिस शुरू करना चाहिए। फिर सूक्ष्म आयाम करना चाहिए, फिर स्पाइन को स्वस्थ रखने के लिए हमें स्पाइनल एक्सरसाइज करना चाहिए। कुछ क्रिया है जिनका हमें अभ्यास करना चाहिए। अग्निसार क्रिया है, मूलबंध है, मूलाधार चक्र पर आपको ध्यान करना चाहिए। कुछ प्राणायाम है जो आपको हेल्प करेंगे, आसनों का प्रैक्टिस हमें करना चाहिए। कुछ हैंड मुद्राएं होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये हमारे पांचों तत्व हमारे उंगलियों में होते हैं, और इनको आपस में जब मिलाते हैं, कहीं
वायु का यदि कमी है या कोई जल तत्व की कमी है तो इनको आपस में मिलाने से वो आपका सॉल्व हो जाता है, वो कमी भी आपकी पूरी हो जाती है। और सबसे है मेडिटेशन, जो मन को शांत करेगा, स्ट्रेस को कम करेगा। यदि हम यौगिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो किस तरह से हमें प्लान करना चाहिए वो आगे हमने समझा, लेकिन ये थोड़ा सा डीपली कि क्या क्या चीजें हमें करना चाहिए। ओम चैंटिंग के साथ प्रेयर, सूक्ष्म व्यायाम, एक एक जॉइंट्स, एक एक मसल्स को एक्टिव करना चाहिए। उसके बाद आता है स्पाइनल एक्सरसाइज, जो कटी शक्ति विकास क्रिया 1 2 3 4 5, इसके जो स्टेप्स है इसको हमको आसनों को करने के पहले इसका प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि वहाँ की मसल्स, वहाँ के जॉइंट्स रिलैक्स हो जाए और आप जब आसनों का अभ्यास करें तो उसका पूरा पूरा लाभ आपको मिल सके। कुछ योगासन है, ताड़ासन है, ऊर्ध्वश्वासन है, इस तरह के आसनों का अभ्यास हमको रेगुलर करना चाहिए। प्राणायाम है जिसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो हर एक के लिए बेनिफिट है, जो आपके अंदर बैलेंसिंग लाता है, साथ ही साथ नाड़ियों की शुद्धि करती है होती है। एक एक नस नाड़ियां इससे शुद्ध होती हैं और ऑक्सीजन का लेवल हमारे अंदर अच्छे से होने लगता है। जब हमारे अंदर ऑक्सीजन का लेवल अच्छे से होगा, हमारा ब्लड का फ्लो अच्छे से होगा, हम आसनों के माध्यम से जब ब्लड के फ्लो को हम ठीक करते हैं तो हमारे अंदर रोग ठीक होने लगते हैं। यदि आपका ब्लड फ्लो अच्छा है, आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, तो रोग आपके पास नहीं आएंगे। कुछ प्राणायाम है, सूर्यभेदी, चंद्रभेदी, जो स्ट्रेस को कम करता है। इसका रिसर्च हुआ था एस व्यासा में। सूर्यभेदी और चंद्रभेदी प्राणायाम दोनों, इसके कुछ काउंटिंग उन्होंने बताए थे, एक ब्रेक ब्रेक करके कि आपको ब्रेकफास्ट के टाइम, लंच के टाइम, डिनर के टाइम और बेड टाइम कितने कितने राउंड आपको करना चाहिए, जो आपको दूर करेगा एंजाइटी से, डिप्रेशन से। उन्होंने इन दोनों प्राणायाम पर उन्होंने रिसर्च किया है। तो ये दोनों प्राणायाम आपको कूल डाउन करते हैं, रिलैक्स करते हैं। साथ ही साथ आपको योग निद्रा का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि योग निद्रा आपके पूरे शरीर को शिथिल करती है, रिलैक्स करती है और आपके रोगों से दूर करने में आपकी मदद करती है। मेडिटेशन, मेडिटेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, जो आपको अच्छा लगता है यू कैन डू। ओम मेडिटेशन, सोहम साधना, हर एक मेडिटेशन जो हमको सूट करे वही करना चाहिए। कि ये नहीं कि इसने ये किया तो हमें ये करना है। और हमें मेडिटेशन करने का मकसद हमारे इनर पार्ट को स्वस्थ रखना, हमारे अंदर जो चल रहा है उसको ठीक करना, हमें अपने थॉट्स को पकड़ना है, जो हमारा मेन कारण है, मेन लक्ष्य है मेडिटेशन का। तो हमें मेडिटेशन करने के लिए स्वयं की यात्रा करना चाहिए, न कि बाहरी दुनिया की। हमारे ब्रीदिंग पे हमारा फोकस होना चाहिए, कहाँ से आ रही, कहाँ तक जा रही है, कहाँ उसका स्टॉप हो रहा है, किस नोस्ट्रल से आ रही है, किस नोस्ट्रल से आउट हो रही है, कितना आपका चेस्ट एक्सपांड हो रहा है। जब धीरे धीरे ब्रीदिंग के साथ आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके धीरे धीरे आपके थॉट्स भी स्लो डाउन हो जाते हैं। इस तरह से जो आसन हमने आगे लिखे उसी का आसन का एक सीक्वेंस है। कौन सा आसन कितने राउंड करना चाहिए, कितने सेकंड आपको करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत सारे आसन करते हैं, ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव मैं बता रही हूँ। मैंने एक पेशेंट को कुछ आसनों का सीक्वेंस बना के उनका प्रैक्टिस चालू किया, उन्हें उतना बेनिफिट नहीं हुआ जितना होना चाहिए। जैसे ही मैंने उन आसनों का सीक्वेंस चेंज करके उनका पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया, इतना फास्ट रिजल्ट आया कि उनका बैक पेन ठीक होना। ये मेरा पर्सनल अनुभव है क्लास का, कि आसन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट डिपेंड ऑन सीक्वेंस। आप जिस सीक्वेंस में आसनों का अभ्यास कराते हैं वो डिपेंड करता है कि किस आसन को कौन से आसन के बाद करना चाहिए, वो पेशेंट को कितना हेल्प करेगा वो समझने वाली बात है। यहाँ आसनों का पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है। ये जनरल है, जो सामान्य कमर दर्द के लिए आते हैं उनके लिए है, कि इस तरह के आसनों को हम प्लान कर सकते हैं, उतना होल्ड करेंगे, लास्ट में शवासन का अभ्यास करेंगे। अब इस तरह से सारे आसनों के पिक्चर से कि ताड़ासन कैसे करते हैं, हस्तोत्तानासन, ये सभी को पता है, इसलिए इसको एक्सप्लेन करने की मुझे लगता नहीं कि नीड है। तो हम बात करते हैं डाइट का। डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप अच्छा डाइट लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, तो आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके लिए आपको बैलेंस डाइट पर जाना पड़ेगा। यौगिक आहार आपके लिए बहुत अच्छा है, खासकर जब आप बैक पेन से सफर कर रहे हैं तो आपको फैटी फूड नहीं लेना चाहिए, ताकि आपका फैट बॉडी में नहीं बढ़े। साथ ही साथ ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए। ऐसे फूड हमें खाना चाहिए जो हमें एक्टिव रख सके। जब हम
हाई कैलोरी फूड खाते हैं तो हमारे शरीर में लेजीनेस आता है, हम आलस आने लगती है, हम अस्वस्थ महसूस करने लगते हैं। साथ ही साथ हमको बैलेंस बना के रखना है, कितना खाना है कितना नहीं खाना है। जब हम ओवर ईटिंग करते हैं तो हम लेजीनेस महसूस करते हैं, हमें नींद आएगी, हमें थकान होगी। तो हमें जीने के लिए खाना है, न कि खाने के लिए जीना। यह एक सिद्धांत है। उतना ही खाइए जितना हमें नीड है, हमारी बॉडी को जितनी नीड है उतना ही हमें फूड देना है। बल्कि जितनी नीड है उससे थोड़ा आप कम देंगे तो आप देखेंगे आप दिन भर एक्टिव रहेंगे, उस एक्टिवनेस आपकी हमेशा बनी रहेगी। तो फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आसन इंपॉर्टेंट है वैसा फूड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे योगा थेरेपी में। तो फ्रूट्स, आपके जो सीजनल फ्रूट है, हमें वो फ्रूट्स नहीं खाना है जो सीजन में नहीं आते हैं, क्योंकि सॉरी, वो फ्रूट आपके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट से पके होते हैं, जो नेचुरल नहीं होते हैं, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। जो सीजनल होता है, जहाँ का जो फ्रूट है वो खाना चाहिए। साथ ही साथ ग्रीन वेजिटेबल्स आपको हमेशा रोज अपने भोजन में होना चाहिए। नट्स आपको, ड्राई फ्रूट्स आपको डेली लेना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसमें होते हैं, जैसे सीड्स होते हैं, जितने भी सीड्स हैं, जो, सॉरी मैं भूल रही कुछ नाम, उस तरह के सीड्स को हमको डेली में ले, कद्दू के बीज हैं, सूरजमुखी के बीज हैं, उन बीजों को हमको रेगुलर लेना चाहिए। ऑलिव ऑयल आपको हेल्प करेगा अच्छे डाइजेस्ट सिस्टम के लिए। टर्मरिक, जिंजर, गार्लिक, ये आपकी बॉडी को वार्म रखते हैं, इसलिए इनको रेगुलर किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे आप भोजन में लें, चाहे आप उसे वाटर में टर्मरिक घोल के भी ले सकते हैं। बहुत सारे वे हैं जिसको आप अपने हिसाब से उसको प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका विटामिन डी, B12, कैल्शियम, ये आपका कंट्रोल में होना चाहिए। आपको हर 6 में, एक एज के बाद, यदि आप 35 अबाव होते जा रहे हैं, तो हर 6 मंथ्स में या 1 ईयर में आपको इन तरह के टेस्ट कराते रहना चाहिए कि कहीं विटामिन डी तो कम नहीं है, कहीं B12 तो आपका कम नहीं हो रहा है, कहीं कैल्शियम तो कम नहीं हो रहा बॉडी में। क्योंकि यदि आपने विटामिन डी लिया लेकिन आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं है तो वो ऑब्जर्व नहीं करेगा। तो दोनों का बैलेंस बना के रखना इज इम्पोर्टेंट, खासकर जिसमें हड्डियों से संबंधित रोग होते हैं, उसमें आपके विटामिन डी का लेवल इक्वली होना चाहिए जो आपको बॉडी को नीड है। एंटीऑक्सीडेंट आपके पूरे होना चाहिए। ये सब चीजें आपको रेगुलर बेस पे लेते रहना चाहिए। हर 6 मंथ्स में, 1 ईयर में आपको अपना टेस्ट कराते रहना चाहिए। साथ ही साथ होल ग्रेन विथ फाइबर फ्रूट, इट इज वेरी नेसेसरी। क्यों? क्योंकि फाइबर फूड आपके डाइजेस्ट सिस्टम को ठीक रखता है। डाइजेस्ट सिस्टम ठीक होने से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो आपके पेल्विक वाले, लंबर वाले एरिया पर इफेक्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको अपने पेट पे काम करना है, क्योंकि कहा गया है कि सारे रोगों की जड़ आपका पेट है। यदि आपका पेट स्वस्थ है तो आपको रोग नहीं आएंगे। जो रोग आए हैं, हो सकता है कुछ कर्म लेकर आए हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। कुछ हमारी लाइफस्टाइल गड़बड़ है, वो भी कारण हो सकता है। लेकिन हम यदि पेट को स्वस्थ रखेंगे, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम ठीक होगा, तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो होल ग्रेन फूड क्यों हमारे लिए नेसेसरी, खासकर जो मिलेट, अभी जो है, सब लोग बोलते हैं कि मिलेट खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए, हमको पता होना चाहिए। मिलेट में जो चीनी बनता है, वो फैटी एसिड जो बनता है, वो हमारे सूजन को कम करता है। हमारी बॉडी में यदि सूजन है, उसको कम करने में ये मिलेट मदद करते हैं। तो हमें किसी न किसी रूप में मिलेट को हमारे फूड में इंक्लूड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशन की। हमने समझ लिया कि हमें आसन भी करना चाहिए, हमें प्राणायाम भी करना चाहिए, हमें क्रियाएं भी करना चाहिए, सब चीजें हमने किया भी। कुछ लोग हैं कि जिनको बहुत ज्यादा पेन है तो पेन किलर्स भी खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। इसका बहुत मेजर जो कारण है, जो मैंने अपने रिसर्च में पाया है, कि लोग सब कुछ करते हैं, आसन प्राणायाम का अभ्यास भी करते हैं, मेडिकेशंस भी लेते हैं, लेकिन उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। उसका जो मेन कारण है, वो सावधानियां नहीं रखते। जो लिमिटेशंस हमारे लिए है बॉडी के लिए, वो लिमिटेशन आप नहीं रखेंगे तो वो आपका पेन नहीं जाएगा। तो आपकी लाइफ स्टाइल चेंजेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, यदि आप सैनिटरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं तो उसको आपको एक्टिव रखना है। आपको मैक्सिमम एक्टिव रहना है, चाहे किसी भी रूप में हो।
आपको 1 आवर आपकी डेली प्रैक्टिस के साथ साथ ये चीजें आपको चेंज करना है। आपका डाइट प्रॉपर होना चाहिए, आपका स्लीपिंग पैटर्न सही होना चाहिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको पोस्चर हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि जब आप स्टैंडिंग एंड सिटिंग पोजीशन में है तो आप सीधे हैं या नहीं, कहीं आप हैंड्स तो नहीं, आपके शोल्डर डाउन तो नहीं है, आपकी स्पाइन कर्व तो नहीं हो रही, ये हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। एक्सट्रीम फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग दवाइयां ले रहे हैं, आसन कर रहे हैं, ठीक हो गया, जैसे ही ठीक हुआ फिर वो अपने रूटीन में आ जाते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग करना चालू कर देते हैं। एक्सट्रीम, नॉर्मल फॉरवर्ड बेंडिंग इज ओके, बट एक्सट्रीम फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना चाहिए। लिफ्टिंग एंड पुशिंग हैवी ऑब्जेक्ट, जब भी आप किसी हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं, पुश करते हैं, तो आपको पोस्चर का ध्यान रखना चाहिए, आपकी स्पाइन किस पोजीशन में, उसके बाद ही को आपको करना चाहिए। कोई हैवी एक्टिविटी या वर्क एक्सरसाइज आपको नहीं करना चाहिए इस दौरान जब आपको बैक पेन हो। स्लीपिंग पोस्चर अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी रिसर्च में मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ डील किया, जितना भी आसन प्राणायाम कराया, कुछ ग्रुप को मैंने रखा सिर्फ नॉर्मल एक्सरसाइज और योगा के थ्रू, कुछ ग्रुप को मैंने रखा था कि उनका हर एक पोस्चर को एनालिसिस करना, उनका स्लीपिंग पोस्चर कैसा था वो समझना। क्योंकि जनरली जो बैक पेन होता है वो सोने की पोजीशन पर डिपेंड करता है। उसका एक मेन कारण है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर जो होंगे वो अपने अपने आप को एनालिसिस करिए कि आप रात में कितनी देर किस पोजीशन में सोते हैं। क्योंकि हमारा 24 घंटे में से 8 घंटे हमारे सोने में निकलते, यदि हम मिनिमम से मैक्सिमम टाइम भी जाए तो हम 8 आवर्स हमको रेस्ट करना चाहिए, सबको पता है। 8 आवर्स में आप कैसे सोते हैं? आप एक करवट सोते हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड, या घुटनों को मोड़कर आप पेट के बल लेकर जाके सोते हैं। बहुत सारी पोजीशंस होती है जिसमें पूरी रात हम उसी पोजीशन में सोते रहते हैं। तो हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है, हमको स्ट्रेट सोने का प्रयास करना है। यदि बैक पेन ज्यादा है तो आपको नी के नीचे एक पीलो रखना है, बैक के नीचे एक पतला सा पीलो रखना है, नेक के नीचे आपको पीलो नहीं रखना है, सिर्फ टॉवेल को रोल करके जो आपका नेक और हेड के बीच में जो गैप है उसको आपको सपोर्ट देना है। और फिर देखिए आपका बैक पेन ठीक होता है नहीं। ये बहुत रीजन है, जो बैक पेन का एक बहुत मेजर रीजन है। यदि आपने इस पर काम किया तो आप 50% बैक पेन ठीक कर लेंगे। नॉर्मल बैक पेन की मैं बात कर रही हूँ। यदि कंडीशंस हैं तो वो डिपेंड करता है, उसकी कंडीशन किस तरह की है उस पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे क्या शर्तें हमारे साथ होना चाहिए। यदि कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको योगा थेरेपी का बेनिफिट कैसे मिलेगा, उस पर हम कुछ 5 पॉइंट है जो हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अनुशासनम, आपने पतंजलि योग सूत्र का सबसे पहला श्लोक है जो हमको फॉलो करना है। डिसिप्लिन, सबको पता है जो डिसिप्लिन में रहता है उसके काम हमेशा अच्छे होते हैं। जो लोग डिसिप्लिन में होगा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है कि वो डिसिप्लिन में है, इसलिए उनके हर काम टाइम से होते हैं। तो डिसिप्लिन इज मस्ट। अपने आप को डिसिप्लिन रखिए, हर काम का प्लानिंग करिए, तभी आप अपना काम समय पे कर पाएंगे और आप स्ट्रेस से बच जाएंगे। तनाव होता ही क्यों है? क्योंकि हम डिसिप्लिन में नहीं रहते, हम अपने काम का प्लानिंग नहीं करते। अभ्यास, अच्छा कुछ लोग आते हैं, अच्छा 3 दिन योगा करेंगे, 2 दिन छुट्टी करते हैं। यदि आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपको डिजीज नहीं आएगी। आप रेगुलरली सिंसियरली यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, खासकर स्पाइन का, क्योंकि स्पाइन पर हमारे आसनों का प्रभाव बहुत ज्यादा है। यदि आप देखेंगे तो हर एक आसन में ट्विस्टिंग है, बेंडिंग है, फॉरवर्ड बेंडिंग है, बैकवर्ड बेंडिंग है। इसके अलावा कुछ और होगा तो रिलैक्सेशन है, लेकिन सिर्फ ट्विस्ट करेंगे आप बैक जाएंगे या फॉरवर्ड जाएंगे। इसलिए हमारे स्पाइन पर इन आसनों का प्रभाव बहुत ज्यादा आता है। तो अभ्यास आपको निरंतर करना है, वो भी पतंजलि योग सूत्र के पहले अध्याय के 12वें श्लोक में बताया गया है। समर्पण, इट इज वेरी नेसेसरी। लोग आते हैं सब जगह से ट्रीटमेंट करके हमारे पास आते हैं कि ठीक है चलो योगा भी ट्राई कर लेते हैं। तो जो हमारे पास आया उसको सरेंडर करना जरूरी। वो अपने आप को यदि सरेंडर करता है आपके सामने तो वो ठीक होगा 100%। क्योंकि कहा गया है कि जब हम अपना ही ज्ञान हम अपने ऊपर अप्लाई करने लगते हैं तो वो चीजें ठीक नहीं होती। आपको पता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कर, लेकिन यदि आपका टीचर आपको बोल रहा है कि ठीक ये करोगे आपको ठीक होगा, तो समर्पण इज मस्ट। सरेंडर, अपने आप को सरेंडर करना जरूरी है। वो चाहे कॉस्मिक एनर्जी के हो या आपके गुरु के प्रति हो।
इसके बाद है श्रद्धा, ट्रस्ट। यदि आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं तो ट्रस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रस्ट के बिना कुछ नहीं होता है। आपने ट्रस्ट किया तो आपका सब काम होता है। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव बता रही हूँ कि ट्रस्ट है तो आपने जो सोचा वो होकर रहेगा। तो ट्रस्ट करिए, जो भी आप जिस गुरु के सानिध्य में आप सीख रहे हैं, कर रहे हैं, उन पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। वैराग्य, डिटेचमेंट एंड अटैचमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रोगों की जड़ भी यहीं से है। हम डिटेच होते हैं, अटैच होते हैं। हमारे सराउंडिंग जितने भी लोग हैं वो अटैचमेंट और डिटेचमेंट की वजह से स्ट्रेस में हैं। हम अपने आप को यदि हम देखें तो क्या हम यदि हम अकेले हैं तो क्या हम तनाव में रहते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे सराउंडिंग जो लोग हैं उनकी बातों से हमारे मन को प्रभाव पड़ता है, और मन खराब होने से हमारे अंदर डिसीज आते हैं। तो हर चीज को डिटेच और अटैचमेंट करने का कॉन्सेप्ट अपने अंदर बनाइए। जितना आप डिटेच रहेंगे उतने आप स्वस्थ रहेंगे, उतने आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। तो ये पांचों पॉइंट हमें हमारे अंदर उतारना चाहिए, जो बहुत अच्छा गीता में भी लिखा गया है और योग के सूत्र में भी, पतंजलि योग सूत्र में भी लिखा गया है। अब हम बात करते हैं क्विक होम रेमेडीज। यदि किसी का बहुत सीवियर बैक पेन है तो उसे क्या करना चाहिए इमीडिएटली रिलीफ के लिए? तो सबसे पहले उससे रिलैक्सेशन जरूरी है। कोई भी यदि बैक पेन लेकर आता है, सीवियर बैक पेन लेकर आता है, तो उसे तुरंत आसनों का अभ्यास नहीं कराना चाहिए, कोई भी क्रिया भी नहीं कराना चाहिए। सबसे पहले उसको कटी स्नान, नेचुरोपैथी का पार्ट है ये। इसमें एक पार्ट में बिठाकर कटी का पानी के थ्रू उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि ये पॉसिबल नहीं है तो आप जब आप स्नान करते हैं तो 10 से 12 मग्गे थोड़ा सा वार्म वाटर लीजिए। अपनी स्पाइन का, जहां से आपकी शुरुआत होती है, नेक से लेकर आपकी लंबर स्पाइन तक ऐसे धार बनाइए कि आपको पूरा स्पाइनल कॉर्ड पर इस पानी का प्रभाव पड़े। वहां की मसल्स, वहां के जॉइंट्स रिलैक्स हो जाएंगे और आपका जो टेंशन है उस जगह पर वो रिलीज हो जाएगा। वो भी नहीं कर सकते तो आप जो वाटर थेरेपी है, मतलब पहले के जमाने में लोग जो बोलते थे कि पानी की थैली से सिकाई, जो सबको पता है कि आप वाटर भर देते हैं थैली में और उस पानी की थैली से आप सिकाई करते हैं, वो इज वेरी हेल्पफुल। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर भी पानी से बना हुआ, 70% हमारे अंदर पानी है, और हम पानी से यदि बॉडी की थेरेपी करते हैं तो वो बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं। तो जो बाजार में अभी हॉट पैक आ रहे हैं उसके बजाय पानी से अपनी सिकाई करिए, चाहे तो वार्म वाटर डालिए, चाहे कटी स्नान करिए, चाहे थेली से इसकी सिकाई करिए, जो इमीडिएटली आपको रिजल्ट देगा बैक पेन में। कुछ मसाज ऑयल होते हैं जो बैक के लिए अच्छे होते हैं, स्पाइन के लिए अच्छे होते हैं, आयुर्वेद में भी है। उस तरह के ऑयल लेकर हम मसाज कर सकते हैं। साथ ही साथ कौन से आसन है जो हमें तुरंत रिलीफ देंगे? बस सिर्फ इन आसनों को कराने के बाद ही पेशेंट को 10 to 20% इमीडिएटली रिलैक्स हो जाता है, जो मैंने अपने रिसर्च में इसको अप्लाई किया था। सबसे पहले उसे शवासन में रिलैक्स कराएंगे, पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे, कोई तनाव खिंचाव नहीं रखना है उसकी बॉडी में। रिलैक्स करके उसको 5 मिनट 7 मिनट जितनी भी देर वो कंफर्टेबल है उस आसन में उसको रखना है। फिर अधवासन, अधासन, पेट के बल, ज्योतिषासन, मकरासन, मत्स्यकीरासन, सरल भुजंगासन एंड मयूरदंडासन। इस तरह के आसन से हमारी स्पाइन को बहुत प्रभाव पड़ता है, वो रिलैक्स। मयूरदंडासन की ऐसे 4 पोजीशन है, 1 2 3 4। इसमें वो रॉन्ग हो गया, फर्स्ट हमें नहीं करना है, 2 3 4 हमको करना है। वो हमको तुरंत राहत देगा, क्योंकि जब आप ट्विस्ट करते हैं मेरुदंड आसन की पोजीशन में, तीनों पोजीशन में आप ट्विस्टिंग करते हैं लेफ्ट राइट गर्दन के साथ, जब पैर आपके लेफ्ट होंगे तो गर्दन राइट होगी, वो आपको बहुत रिलैक्स करते हैं। क्योंकि मेरुदंड आसन एक ऐसा आसन है जो उसका प्रभाव पूरी तरह से मेरुदंड की एक एक वर्टिब्रा पर पड़ता है, एक एक कसूरक पर पड़ता है, एक एक मसल्स पे पड़ता है। ये एक ऐसा आसन है, सिर्फ इसी को करने से आपका बैक पेन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यदि बहुत तीव्र दर्द है, आप सिर्फ इस आसन को कर लीजिए, आपका पेन ठीक हो जाएगा। कुछ टिप्स हैं जो हमको स्पाइन को, हेल्थ को ठीक रखने के लिए होती है, जो हम बहुत कुछ तो हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि हमको अपने आप को वार्म अप करते रहना चाहिए, एक्सरसाइज करते रहना, करने के पहले
कोई सडन मूवमेंट आपको नहीं करना चाहिए, फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करना चाहिए। जब भी आप काम करें तो अपने सरफेस, जब भी आप खड़े रहें तो स्ट्रेट खड़े होइए। महसूस करिए कि आपके पैर जमीन में धंस रहे हैं। जैसे आप फील करेंगे कि कोई नीचे से पुल कर रहा है, तो आपकी स्पाइन लेंदी होती है, आपकी स्पाइन स्ट्रेट होने लगती है। आप ढीला छोड़ेंगे अपने पंजों को तो आपकी स्पाइन भी ढीली हो जाती है। तो जब भी आप खड़े हैं तो पंजों को प्रेस करके रखिए ताकि आप स्ट्रेट रह सके। इस तरह से कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें स्पाइन को ठीक रखते हैं। अभी कुछ जब रिसर्च किया गया था तो कुछ पेशेंट ने हम मुझे फीडबैक दिया था, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि उन लोगों को कितना राहत मिला जब इन आसनों का योगाभ्यास से पेन को कैसे उन्होंने किया। तो ये है जिन्होंने अपना फीडबैक दिया, वीना तापड़िया, ये इंदौर से है। इन्होंने ऑनलाइन भी ज्वाइन किया था और ऑफलाइन भी, दोनों पर मुझे हेल्प किया उन्होंने। साथ ही साथ इनको साइटिका का पेन था, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था। जब मेरे पास कंप्लेन आई थी तो वो नीचे नहीं बैठ पाते थे, इवन अपने पैरों में इतना दर्द लेकर आई थी कि वो बोलते थे मुझसे सहन नहीं होता। लेकिन 1 हफ्ते के बाद ही उन्होंने अपना कंप्लेन कहा कि नहीं, मुझे अब आराम है, 10 to 20% आराम है। और धीरे धीरे उनका साइटिका का पेन ठीक हुआ, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम ठीक हुआ और वो नीचे बैठ के आसन करने लगी। मतलब इतना चेंजेस उसमें आया था। एक पेशेंट और है जिनको कमर दर्द का, जब वो पूजा करते थे तो नीचे बैठ नहीं पाते थे अपनी पूजा के टाइम, तो उन्होंने कुछ आसनों का अभ्यास करके उन्होंने अपना दिया कि मैं जब ये आसन करता हूँ तो मुझे क्या फायदा हुआ और मैं कैसे अपने आप को कंफर्ट फील कर रहा हूँ। तो इस तरह से कुछ पेशेंट ने मुझे फीडबैक दिए थे, और भी हैं लेकिन समय कम है, जिससे हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स, कुछ क्यूरीज होगी तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। एंड रेफरेंसेस: YCB टेक्स्ट बुक लेवल 6 and 7, YIC बैंगलोर का योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स का कुछ कंटेंट वहां से लिया हुआ है। अष्टांग योग की कुछ बुक है जो देवदत्त स्वामी देवदत्त देवमूर्ति के द्वारा लिखी गई है, वहां से लिया गया है। योग एंड रोग, सॉरी ये मुंगेर है, एक्चुअल में स्पेलिंग मिस्टेक्स है, वो टाइपिंग में गड़बड़ हो गया। तो योग एंड रोग, वहां से कुछ कंटेंट्स लिए गए। यूजीसी नेट बुक, जो यूजीसी के लिए योगा के लिए नोट बुक आई थी, वहां